हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विविधता और भेदभाव में अंतर। जो देश की विविधता है और देश के अंदर जिस तरीके से भेदभाव होता आया है या हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपका इस चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हमारी बेस है, इसमें क्लास 6 विविधता एवं भेदभाव को समझने की कोशिश करेंगे। पहला चैप्टर जो हो गया था वो विविधता का हुआ था, विविधता की समझ। देखो, सेकंड चैप्टर में क्या है, विविधता में खुशी के साथ, विविधता में खुशी के साथ दुख भी शामिल है। इसका अर्थ क्या है कि विविधता जो है ना, हमारे देश में, भारत देश में विविधता जो है उसके साथ साथ खुशी ही नहीं आएगी, बल्कि दुख भी कहीं ना कहीं उस विविधता का कारण है, ये समझेंगे। दूसरा, पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएं, लड़का लड़की के साथ भेदभाव। हमारे देश में इतनी विविधता है कि उसकी जगह साथ साथ, उसके साथ साथ पूर्वाग्रह हमारे अंदर बैठ जाते हैं, धारणाएं हमारे अंदर बैठ जाती हैं नेगेटिविटी के कारण, या नेगेटिव धारणाएं, रूढ़िबद्ध धारणाएं उन्हें कहते हैं। और साथ ही लड़का और लड़की के बीच किस तरीके से भेदभाव किया जाता है हमारे देश में, ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये एनसीईआरटी मैंने बेस बनाने के लिए ली है, जिससे हम सब समझ पाएँ कि किस तरीके से हमारे भारत में भेदभाव है। नॉलेज सबको है, सब कुछ पता है, पर तब भी हम रिवीजन करने के तौर पर ये चीज़ें समझेंगे और अप्लाई करेंगे अपने जीवन में कि हम इन पूर्वाग्रहों से, धारणाओं से, और जो भेदभाव फैल रहा है समाज में, इससे हमें अपने आप को बचाना है और देश को विकासशील से विकसित देश बनाना है। मुसलमानों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणाएं, असमानता और भेदभाव। मुसलमानों के प्रति रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं, उनमें हमें सुधार करना है। मुसलमान यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है इस बुक में, इस चैप्टर में। अन्य किसी भी जाति या समुदाय के प्रति हमें रूढ़िबद्ध धारणाएं नहीं पालनी है, तभी तो हम विकसित भारत बनेंगे, वरना तो हम बहुत पिछड़े कहलाएंगे। भेदभाव का सामना करने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब भी हम भेदभाव का सामना करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसा ही एक उदाहरण अंबेडकर जी का इस चैप्टर में दिया हुआ है, वो समझेंगे। ऐसे ही समानता के प्रति संघर्ष, समानता के प्रति संघर्ष, हमारे विशेषज्ञों ने, जो संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने कितना संघर्ष करा था समानता के लिए। उन लोगों ने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है और हमारी जिम्मेदारी बनती है उस संघर्ष को आगे ले जाते हुए हम आने वाली पीढ़ी को दें, वो भी सकारात्मक तरीके से। संविधान सभा, सम्मानित व्यक्तियों का समर्पण, संविधान सभा के सभी सम्मानित व्यक्तियों का समर्पण, किस तरीके से उन्होंने देश को समानता मूल्य दिए। हमारे जीवन में आज भी विचारों में कुपोषण, जो हमारे समाज में या जीवन में आज भी विचारों में कुपोषण, नॉलेज सबको है, सब पता है, हम कभी भी कहीं भी बैठ जाते हैं ना, या चौपाल हो या किसी बुजुर्ग के पास या किसी महिला या किसी भी अन्य किसी व्यक्ति के पास जब हम बैठते हैं, तो अक्सर हम बातें कहते हुए सुनते हैं। ये सारी पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएं, भेदभाव जैसी चीजें हमें देखने को, सुनने को मिलती है हमारे देश में। और जब तक हम इन सब पर काम नहीं करेंगे, तब तक विकसित भारत को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी। अब शुरू करते हैं हम। हम क्या हैं और कैसे हैं, हम क्या हैं और कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, भाषा, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खेल खेलते हैं, और कौन से उत्सव या त्योहार मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल, उसके इतिहास का असर पड़ता है। समझ लीजिए, हमारे पीछे जो भी हम कर रहे हैं, खा रहे हैं,
सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे उसका भूगोल या ऐतिहासिक कारण होता है। इस बात को समझ लेना है आपको। हमारे पीछे कुछ ना कुछ भौगोलिक व ऐतिहासिक कारण होते हैं इन सब पर। ठीक है, अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं का देश है। भारत कितनी विविधताओं का देश है। कैसे, वो आगे बिंदु समझेंगे हम। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी हैं। अनुयायी यानी जो उन धर्मों को मानते हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 8 धर्म हो गए, ठीक, और 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ये हो गए धर्म। ठीक है, अब आगे जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य, 100 से भी ज़्यादा नृत्य यानी डांस किया जाता है। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। ये जो विविधताएं हैं, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे त्योहार, इतनी सारी धर्म, ये केवल खुशी का कारण नहीं है। इसके साथ साथ हमें गम भी मिल जाता है। गम का कारण क्या है? हम उन लोगों के साथ तो अच्छा महसूस करते हैं जो लोग हमारे जैसे दिखते हैं, जो हमारे जैसा खाना खाते हैं, हमारे जैसा सोचते हैं, पर हमसे बहुत भिन्न होते हैं जो वो लोग, हमें वे बहुत अजीब अपरिचित लग सकते हैं। अजीब अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। जैसे हम उनके लिए अलग है ना, ऐसे ही वो भी हमारे लिए अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर नोएडा आता है। ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत नाइजीरिया, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है। वहाँ के कई बच्चे या युवक यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं, तो उनकी जो वेशभूषा है या उनका खान पान या उनका तौर तरीका हमें अलग लगता है, पर उसके पीछे उनके भौगोलिक व ऐतिहासिक कारण हैं। यह हमें हमेशा ध्यान रखना है। देखो, पूर्वाग्रह ग्रह, ये पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब होता है हम किसी भी तरीके की कोई राय बना लेते हैं किसी के लिए, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, या कुछ भी हो। जैसे ग्रामीण लोगों के बीच और शहरी लोगों के बीच। अब देखते हैं हम कितना सही और कितना गलत है। फिर हम अपने भारत को, आज के वर्तमान भारत को तुलना करके देखेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि अभी शहरीकरण कम है और आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं क्योंकि भूखंड ज़्यादा है। और कहते हैं कि ग्रामीण समाज, हमारा जो समाज था वो कृषि प्रधान ग्रामीण समाज था। ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं रहे होते। ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं रहते, जागरूक नहीं रहते कि एकदम से कोई बीमारी आई, वो सोचते नहीं है, वो अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वासी समझ गए? आज भी किसी ने कुछ पुड़िया दे दी या किसी ने कुछ कह दिया या ऐसा कर दो वैसा कर दो, इस तरीके से अक्सर ऐसा सच है। उसके बाद गांव के लोग पिछड़े होते हैं। गांव के लोग पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। ये भी सच्चाई है। देखो, पिछड़े हैं या नहीं, इसमें सिर्फ पढ़ाई को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर या कुछ अन्य बातों को लेकर देखा जाए कि पिछड़े हैं, पता नहीं पिछड़ा कौन है, हम जो शहर में रहते हैं या वो कि जो पर्यावरण को साथ में लेकर चल रहे हैं। ये देखेंगे आगे, जिस तरीके से पढ़ेंगे आगे कुछ ना कुछ निचोड़ निकलेगा। और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं।
सच्चाई है ये। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हैं। ये भी सच्चाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनकी आजीविका नहीं चल पाती है और वो शहर की तरफ आते हैं, और शहर की वजह से उनकी आजीविका चल पाती है क्योंकि यहाँ उन्हें कई प्रकार के कार्य मिल जाते हैं। अब देखो, शहरी लोगों के बीच शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। मतलब ऐसा नहीं है आसान होता है, बहुत उलझने हैं। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। देखो, बिगड़े हुए और आलसी शहर से मतलब नहीं है। जो बिगड़े हुए और जो आलसी है ना, वो कहीं भी हो सकते हैं। शहर में भी आलसी और गांव में भी आलसी। ये कोई परिभाषा नहीं है कि शहर में ही लोग ऐसे रहते हैं। ये पूर्वाग्रह है जो बने हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ एक जगह अप्लाई नहीं होगी, कोई भी बात। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ये सच्चाई है। बहुत कम समय बचाते हैं क्योंकि वो पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ तक कि हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो परिवार में एक दूसरे का आदान प्रदान, पता है आपको, वैदिक सभ्यता के समय जब हम आदि मानव से कृषि की तरफ, जब हम खेती की तरफ बढ़ रहे थे हम सब लोग, उस समय भी काम मिलजुल के हुआ करता था। महिला पुरुष बच्चे सब अपना अपना काम करते थे और मिलजुल कर वो अपने परिवार के साथ समय बिताते थे और काम करते थे, और बहुत खुशहाल जीवन होता था। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता में रहते हैं, लोगों की नहीं। ये भी सच्चाई है। पैसे सर्वोपरि और लोग जीरो। मतलब एक ऐसी व्यवस्था है ये शहर, जो कि कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों को धूमिल करता है। पर हमें विकसित भारत कैसे बनाना है? कि अपने मूल्यों को बना के रखना है, बचा के रखना है, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, और हमें विकसित भी होना है। हमें बैलेंस बनाना है। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो चालाक और भ्रष्ट होते हैं। चालाक और भ्रष्ट वो शहरी में नहीं, वो गांवों में मिल जाते हैं। हर प्रकार का आदमी गांव में मिलता है, शहर में मिलता है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, ये सच्चाई है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ये सच है। ये कुछ तरीके के पूर्वाग्रह हैं ग्रामीण लोगों के लिए और शहरी लोगों के लिए, पर अब सब मिक्स है। जैसे जैसे हम वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। देखिए जी, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अंधविश्वासी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी चालाक सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और वही पूर्वाग्रह है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। ज़्यादातर ये राय नकारात्मक नेगेटिव रहती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी चालाक और कंजूस मानना, ये पूर्वाग्रह नेगेटिविटी के उदाहरण है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका है, देखो ये सबसे बेहतरीन बात है। जब हम यह सोचने लगते हैं किसी काम को करने का कोई एक तरीका सबसे बेहतरीन है, अच्छा है या सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। ये अक्सर आपने अपने परिवारों में देखा होगा, आस पड़ोस मोहल्ले में देखा होगा। कोई बच्चा या कोई भी इंसान किसी काम को कर रहा है और वो उसको वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है जैसा वो होना चाहिए था। किसी ने आगे कहा ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, अब वो ना माने तो इज्जत खराब है सामने वाले की। पर वो उसके हित में ही सोच के बता रहा था ये काम ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा। तो हम सब सीख रहे हैं, हम सब प्रोसेसिंग में हैं। आप, मैं, सब, जितने हमारे बुजुर्ग हैं वो भी, हम, हमारे जितने आने वाले बच्चे हैं, सब यहाँ सिर्फ प्रोसेसिंग में ही रहना है। सब सीखते रहना है आजीवन। हम कभी भी प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बेस्ट है और यही बेस्ट रहेगा। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम और कुछ सीखने की संभावना खत्म कर देते हैं अपने अंदर से। तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है हमने सोच लिया, और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है,
तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। अब यहाँ पर देश की भाषाओं की बात करिए, इंग्लिश भी, हिंदी भी, उर्दू भी, मलयालम भी, तमिल भी, आंध्रा भी, सारी भाषाएं बेहतरीन हैं। कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं। सारी की सारी जो भाषाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। और पहले तो पता है जितने भी विद्वान हुआ करते थे कई भाषाओं के ज्ञाता थे, और आज भी हमारे यहाँ आज वैश्वीकरण की वजह से कई युवा जर्मन सीख रहे हैं, लैटिन अमेरिकन स्पेनिश सीख रहे हैं। तो ये सब जो सीख रहे हैं वो भी भाषाएं अच्छी हैं। अपने काम के हिसाब से, आजीविका के हिसाब से जो युवा है आज का वो सीख रहा है, और इसमें बहुत ही आनंद है। ऐसा नहीं है कि हिंदी खराब है या अंग्रेजी खराब है, सारी भाषाएं बेहतरीन है। पर सभी भाषाओं की इज्जत और उनको बोलने वाले इंसानों की इज्जत करनी चाहिए, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। देखो रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, पूर्वाग्रह ही इसका एक उदाहरण है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणा बन जाती है, तो उसे ही रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। समझ गए? जो पक्की धारणा बन रही है किसी एक समूह के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्थान के बारे में, तो वो रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ ठहरा देते हैं। क्या? किसी को कंजूस, अपराधी और बेवकूफ ठहरा देते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। ये समझने की जरूरत है हमारे भारत के युवा, महिला, किसान सबको। जब भी विकसित भारत बन पाएगा। इन किताबों में इतना कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ हमें ये पढ़कर समझकर अप्लाई करना है अपने जीवन पर, खुद के व्यक्तिगत तौर पर, और समाज में अपने आप ही बदलाव शुरू हो जाता है जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। ये सच है। जब हम ऐसी धारणाएं बना लेते हैं तो हम उसकी अच्छाइयों को ले ही नहीं पाते। लेंगे क्यों? क्योंकि हमें तो हम ही बेहतर हैं, हम ही बेस्ट हैं, हमें से ऊपर कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और ये हो रहा है प्रतिस्पर्धा के कारण। जो आजकल बच्चे हैं ना, माँ बाप जो कर रहे हैं कि हमारा बच्चा उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, बेस्ट 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 के चक्कर में वो गोबर हो जा रहा है। सामने वाले की सुनने को तैयार नहीं है, मैं ही बेस्ट हूँ। अरे हम सब सीख रहे हैं, सीखते ही चले जाएंगे, टिकट कट जाने हैं सबके सीखते हुए ही। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं, जो कि हमने सीखनी चाहिए। देखिए, अब हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, क्षेत्र के हिसाब से जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, इस कारण हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। पर मतलब कोई कपड़ा है, कोई ऐसा मतलब कपड़ा जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे, मतलब कपड़ों तक ही सीमित है, हम कपड़ों से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं। या हम किसी धार्मिक विश्वास, धर्म तक ही सीमित है हमारी सोच, हमारी धर्म से ऊपर एक सोच नहीं आती जहाँ मानवता होती है, जो हम सबको एक मानती है। हम भारत जो है पूरे विश्व में वसुदेव कुटुंबकम का मैसेज देती है। हम सब एक परिवार के हिस्से हैं। तो भारत जब दे रहा है ना तो हम दे रहे हैं। हम मतलब युवा, महिला, किसान, गरीब, ये चारों के चारों पिलर ही उसको प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो हमारी सोच इन चीजों से ऊपर होनी चाहिए, तभी भारत विकसित होगा। देखो, लड़के और लड़की में भेदभाव, यहाँ पर लड़के और लड़की में भेदभाव बताया गया है। इसमें देख लेते हैं क्या सोच है, किस तरीके से है। वे बहुत ही सुशील हैं। कौन है सुशील? क्या आपकी नज़रों में लड़कियां ही सुशील हैं? लड़के भी कई सारे सुशील हैं, ऐसा नहीं है। तो दोनों, गर्ल प्लस बॉय, दोनों ही सुशील हैं। ये दिमाग को
खत्म कर दो पुराने वाले दिमाग को। नया दिमाग क्या है? दोनों में दोनों गुण है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। किसका? लड़के का या लड़की का या दोनों का? दोनों का। मधुर लड़का भी बोल सकता है और लड़की भी, क्योंकि अंदर ही राम रावण दोनों हम सबके अंदर हैं। और तो वो कभी वो पारा हाई होगा, कभी ये वाला। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। बलिष्ठ कौन है? दोनों। ये बताओ, जब लड़की को कोई तंग कर रहा हो, महिला को, तो बल आ नहीं जाता? बल दिखता है, बल सबके अंदर होता है, पर कहाँ किसका यूज करना है ये महिलाओं को पता है। लड़के खामा खाई मतलब बल बल बल, दिन रात बल 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 के चक्कर में बल ही बल दिखा रहे हैं। नहीं, किसका कहाँ उपयोग करना है ये बहुत जरूरी है। वे शरारती हैं। कौन है शरारती? सिर्फ बॉय शरारती हैं, गर्ल भी हैं? मौका दो, एक बार महिलाओं को मौका तो दो। फुल ऑन शरारत भरी हुई होती है। मेरी बेटी है, बच्ची, बहुत शरारत है। पर क्या है, समाज के दबाव में आकर वो शरारतपन छोड़ दिया जाता है। लड़कियों से वो शरारतपन छीन लिया जाता है समाज के दबाव के कारण। तो वो सही नहीं है। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है। कौन नृत्य कौन करता है? गर्ल या बॉय भी? बॉय भी। आप कहीं भी मॉलों में जाओ, वहाँ चित्रकारी लड़के करते दिख जाएंगे आपको। वहाँ चित्रकारी महिला और पुरुष दोनों करते नजर आ जाएंगे। बहुत बड़ी बातें हैं ये। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि दोनों चीजें दोनों लोग कर रहे हैं। वे रोते नहीं है। कौन नहीं रोते? बोए। ये पता नहीं किसने झूठ बोल दिया। बोए रोते हैं, मैं खुद रोता हूँ। मैं बहुत रोता हूँ। फूट फूट के रोता हूँ, गोदी में सर रख रख के रोता हूँ मैं। उसके बाद वे रोते नहीं हैं। दोनों रोते हैं। वे उद्यमी हैं। कौन उद्यमी? गर्ल या बॉय? ये दोनों। दोनों। आज की डेट में सोशल मीडिया पे आप कहीं भी देख सकते हो, महिलाएं भी आगे आकर काम कर रही हैं अपने अपने स्तर पर। वो हर एक काम कर रही हैं। वे खेल में निपुण है। खेल में कौन निपुण है? बॉय। क्योंकि टीम तो दोनों की है, लड़कियों की भी और लड़कों की भी, इंडिया की। हर एक खेल में। वे खाना पकाने में निपुण है। खाना पकाने में कौन है? गर्ल या बॉय? बॉय भी हैं। बस ये कह सकते हैं कि रेशो, मतलब स्पीड का जो रेशो है ना, वो लड़कों में कम मिलेगा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है उसमें हमारा समय बचने लगता है। बचपन से जो खाना बनाता आ रहा है वो आधे घंटे का खेल है उसका खाना बनाने में। जिसने कभी बनाया नहीं है वो सीख रहा है, या धीरे धीरे प्रोसेसिंग कभी कभी बनाता था, तो वो 1 डेढ़ घंटे ले लेगा। पर दोनों बना सकते हैं। भावुक कौन है? भावुक भी दोनों ही है। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। अपने देश के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि आसपास क्या है। और ये चीज़ हमें पता है, पर हमें एक्शन में लानी है। ये चीज़ें एक्शन में, पता सबको है, सबके पास सारा ज्ञान है मोबाइल की वजह से। तो हमें एक कदम और आगे बढ़ना है, वो है एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन। अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में वो चीज़ें लानी है जो हमने पढ़नी है, जो हमें पता है। मुसलमान के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है? मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। वो पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, ऐसा रूढ़िबद्ध धारणा है एक। शायद आपकी भी हो, पढ़ने से पहले मेरी भी थी, जब तक पढ़ा नहीं था। स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। ना पढ़ाने का कारण उनकी मानसिक स्थिति नहीं है, उनका एक गरीब होना इसका मुख्य कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचने का प्रयास किए, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास हैं। केरल में स्कूल घर के पास हैं। अब समझ रहे हैं आप? घर के पास स्कूल हैं, वो भी सरकारी। यहाँ केरल में काम हुआ है ये। ऐसे पूरे देश में व्यवस्था हो सकती है, आने वाले समय में हो जाएगी। क्योंकि विकसित भारत बनेगा। सरकारी बस की सुविधाएं
बहुत अच्छी हैं। लो जी, सरकारी बस। ये केरल की बात हो रही है, पूरे भारत की नहीं। और नॉर्थ में आपको सरकारी स्कूलों में बसें हैं? नहीं, केरल में है। तो केरल से ये एग्जाम्पल ले लेना चाहिए। किसको? जो संसद में हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको। और पूरे देश में हर घर के पास, घरों के पास, गांवों के पास स्कूल की स्थापना कर दी जाए तो विकसित भारत बनने में समय नहीं लगेगा। साथ ही सरकारी बसें की सुविधाएं बहुत अच्छी हों। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं मुसलमानों को लेकर या अन्य किसी जाति या समुदाय को लेकर, वो खत्म हो जाएगी। इसकी बहुत आवश्यकता है। विकसित भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पिलर हैं जो अपनी भूमिका निभाएंगे और विकसित भारत को बनाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। वाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक भी वहां तक पहुंच पाते हैं। उनमें 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षक हैं। ठीक है जी, 60 महिला, मतलब पुरुष अपने भागीदारी दे ही नहीं रहे पढ़ाने में। महिलाओं का जिम्मेदारी है बच्चे को पालन और शिक्षक दोनों। इन सभी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ असमानता पैदा होती है। जब बराबर रेश हो ना लगभग, तो वहाँ बढ़ना चाहिए। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की। इनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। इन सभी जो हमने उदाहरण पढ़े हैं उन्होंने। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वो मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति हो। देखो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। देख रहे हो, धर्म की वजह से शिक्षा में पीछे नहीं है वो, तो गरीबी के कारण है। और ये काम कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है, जो कि पूरे देश में केरल जैसा उदाहरण पैदा करे। कौन करेगा? हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो संसद में हैं, जो हमारे बुजुर्ग। अच्छा जी, आगे, असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या, देखो भेदभाव कब होता है? जब लोग पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। समझ रहे हो? ये जो भेदभाव होता है वो तब होता है जब रूढ़िबद्ध धारणाएं व पूर्वाग्रहों के आधार पर जब हम व्यवहार करते हैं, उससे भेदभाव फैलता है। ये सिंपल सी एक परिभाषा है। भेदभाव फैलता क्यों है, ये आपके 6th क्लास में भी काम आएगा, किसी भी एग्जाम को तैयारी में भी काम आएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, या चाहे एबीसीडी ग्रुप कोई भी हो। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हेडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब देखो, भेदभाव कितने प्रकार का हमें दिख गया। जो भी हमारे घर में आता है तो अलग अलग गिलास रखे होंगे, भाई ये गिलास उनका है जो काम वाले आते हैं, ये हमारा है, इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे आज भी हम पिछड़े हैं। और आगे, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। कारण जो हैं इसके, आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से भिन्न होते। पिछले जो चैप्टर है उसमें एक समीर था जो मुस्लिम था, एक समीर जो हिंदू था, एक पढ़ा लिखा था और एक अशिक्षित था। तो उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, तो उनका धर्म भी अलग था। विविधता का एक पहलू है, जो कि विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता था। ये भेदभाव का भी कारण बन सकता था। ऐसा तब होता जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। देखो कितनी बेहतरीन बात बोलती। आज की स्थिति, पूरे देश में आज की स्थिति क्या है? भेदभाव का कारण बन सकता था, बन रहा है। विकसित भारत नहीं बन पाएगा ऐसे। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथा मतलब समझ गए, जो अन्य धर्म के लोग अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बात करते हैं, तो एक
दूसरा समुदाय या दूसरा धर्म के अनुयायी लोग उन पर हावी होते हैं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। इससे भेदभाव पैदा होता है, और भेदभाव जिस देश में रहेगा या पंगता जिस देश में रहेगी वो विकसित होने में बहुत बड़ी चुनौती है उसके सामने। ये भेदभाव समझना होगा और ये भेदभाव खत्म करने के प्रयास करना होगा। आगे देखिए अब, दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर तो गरीब था, जैसा कि आपने पहले पढ़ा। यह अंतर विविधता का पहलू नहीं है। गरीबी और अमीरी जो है वो विविधता का पहलू नहीं है, ये तो एक गैर बराबरी, असमानता का कारण है। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कहाँ कहाँ? दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों में भेदभाव किया जाता है। तभी तो स्कूलों में एक ड्रेस बनाई जाती है, अस्पतालों में एक ड्रेस, दफ्तरों में एक ड्रेस, जिससे कि वो असमानता खत्म हो, खत्म की तरफ चले और कहीं भी भेदभाव ना हो। ड्रेस का मूल कारण यही है। आगे, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों की तरह भेदभाव देखना पड़ता है। देखो, कुछ कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। पहले तो संस्कृति के नाम पर, कि दूसरे की संस्कृति वो संस्कृति नहीं है जो हमारी संस्कृति है। ये बातें आपने सुनी होंगी आज वर्तमान समय में कई लोगों के मुंह से। तो यहाँ ये बात समझने के लिए है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें जाना कहाँ है। फिल्म चल रही है, टिकट कटना है सबका। धीरज रखो, धैर्य रखो और इंतजार करो। ना कोई किसी से ऊपर है, ना कोई किसी से नीचे। हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। वासुदेव कुटुंबकम, ये चीज जब हम बोल रहे हैं ना, तो युवाओं भटको मत। भटकने की स्थिति बहुत बुरी है। उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, तो इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों ने किया है, कई जनजातीय लोगों ने, धार्मिक समूहों ने, धार्मिक समूहों ने करा है। खास क्षेत्र के लोगों ने, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। जनजातीय लोगों को, धार्मिक समूहों और विशेष क्षेत्र के लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, विविधता और भेदभाव दोनों के आधार पर। जी, तो देखो पता चल जाता है, ये नॉलेज है। हमें नॉलेज दे दी भारत सरकार के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा हमें ये बताया गया है कि ऐसा है। अब फिर हमने अपने समाज में भी ऐसा देखा, चारों तरफ घूम के ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। ये बिल्कुल सामान्य कोटि, तुच्छ कोटि के विचारों को त्यागना है हमको। ये सब नहीं करना है, ये शोभा नहीं देता। ये भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। इसने सारी संस्कृतियों को स्थान दिया है, जो कि हमेशा स्थान देती रहेगी, देती है, देती रहेगी जिंदगी भर। ये हमारे बुद्धिजीवी संविधान विशेषज्ञों को पता चल गया था। तभी तो 60 देश घूमकर इतनी मेहनत करी थी, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हमारे लिए, कि हम सुख चैन की नींद लें, सुख चैन का जीवन जिएं, खुशहाल जीवन जिएं और भारत को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। मौलिक कर्तव्यों में लिख दिया गया। ध्यान देने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है विकसित भारत बन के रहेगा। जय हिंद। भेदभाव का सामना करने पर देखो क्या होता है। भेदभाव का सामना करने पर क्या होता है, अपनी जीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पेट पालने के लिए अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा या पवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। आप समझिएगा।
काम बड़ा छोटा जो चल रहा है, हमारा बच्चा क्या करता है, हमारा बेटा क्या करता है, हमारी बेटी क्या करती है, हमारे दादाओं ने क्या करा था, हमारे पूर्वजों ने क्या करा था, इस पे नहीं जाना। सबने कुछ ना कुछ काम किया, अपनी एक अच्छी आजीविका चलाई, अपने परिवार को पाला, आगे बढ़ाया, इतना काफ़ी है। और हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, कर लेंगे, इतना भी है। और आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी साइकिल का हिस्सा होगी। काम कोई बड़ा छोटा नहीं, कुछ नहीं। कई मूवियों में आपने उदाहरण देखे होंगे, कई बड़े लोगों से, बड़े लोगों को मतलब है जो हमारे पूर्वज हैं या जो बुद्धिजीवी हैं वर्तमान में भी, तो वो इस बात को कहते नजर आते हैं। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हर एक काम सबको आना चाहिए, सीखना चाहिए, नहीं आता है तो, और अपने देश में जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। अच्छा जी, जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति कहा, उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत अयोग्य कहा गया। देखो, ऊंची जाति, उत्कृष्ट और अछूत और अयोग्य कहा गया। ये एक व्यवस्था पैदा की गई थी वैदिक सभ्यता के दौरान। तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए ये सब हुआ। और आज जब से हम भारत आज़ाद हुआ है, तब से हम इन पर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए, कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं है उनके अलावा। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं में पानी ना पीने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की कोई भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे, स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। ठीक, वंचित रखा। किन्होंने? ऊपर वाले पायदान के लोगों ने नीचे वाले पायदान के लोगों को वंचित रखा। वंचित, शोषित, जिनका शोषण किया गया, उन्हें नीचे रखा गया। अब आप ये समझिए कि जैसे माँ बाप होते हैं, उनके घर में चार पुत्र हैं या बेटी या बेटा हैं, चार। माँ बाप से पूछेंगे कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन प्रिय है, तो माँ बाप का एक ही कथन है, सब बराबर हैं हमारे लिए, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। ऐसे ही जो इस सृष्टि को चलाते हैं, उनके लिए भी सारे धर्म बराबर हैं, उनके लिए सारे समूह बराबर हैं, सारी जाति बराबर हैं, क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं। तो जो भी हुआ उस समय, चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक छोटी सी स्टोरी है। ये छोटे से थे, 9 साल के थे करीब। इनके फादर कहीं जॉब कर रहे थे, तो ये वहाँ जाते हैं, स्टेशन मास्टर से हेल्प मांगते हैं। स्टेशन मास्टर को पता चल जाता है ये महार जाति से हैं बच्चे। उनको वो फटकारते हैं। उस ये 1901 की बात है, अब से 125 साल पहले की। तो उन्हें गाड़ी वाले, टांगे वाले भी उनको छोड़ने नहीं जाते हैं कि उनके हेड ऑफिस तक, फादर के, क्योंकि छूत है। तो ऐसी स्थिति भी पैदा हुई है। और आप भूलो मत, शायद आपने भी मजाक उड़ाते हुए कभी अपने जीवन में, अपनी क्लास में कई समूहों का मजाक उड़ाया होगा। चलो समझ में आ गया, उस समय मजाक उड़ाया था, ना समझी थी, जो थोपा गया था वो ही बोला गया था। पर आज भी बड़ी बड़े होकर भी आप उस काम को निरंतर कर रहे हैं, शोभनीय नहीं है। ऐसी स्थिति देश में सही नहीं है।
विकसित भारत बनाना है तो हमें उस मानसिकता को खत्म करना होगा, उस मानसिकता को मिटाना होगा अपने अंदर से, तब जाकर हम एक विकसित भारत, एक खुशहाल भारत बन पाएंगे। आपको समझना होगा और इस पर काम करना होगा। अब देखिए इनके बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी 1891 1956 को भारतीय संविधान के पिता, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें महार जाति में जन्म हुआ, अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर उन्होंने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी को कहा ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। समझ गए? जो बाबा अंबेडकर ने करा है इस समाज के लिए, हम सब के लिए, वो बहुत ही पूजनीय है, पूजनीय काम है। क्या आप सोचते हो जो अंबेडकर साहब ने करा है, उन्होंने कर दिया, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई, हम क्या करें अब? हमें उनके मूल्यों पर काम करना है, हमें खुद आगे बढ़ना है, साथ ही साथ अपने गांव, अपने समाज, अपने नागरिक, अपने देश के हर एक युवा, हर एक समस्या के बारे में सोचना है। क्योंकि हमारे बाबा अंबेडकर साहब ने भी हम सब के बारे में सोचा था, तभी उन्होंने अपना निज स्वार्थ छोड़कर अपने बीवी बच्चों को वो ले जा सकते थे कहीं भी, किसी भी विदेश में रहते हुए। जैसे आज स्थिति बन रही है युवाओं की, विदेश में जाते हैं वहीं सेटल हो गए, खुद अकेले, बस। परिवार कहाँ है, गांव कहाँ है, समाज कहाँ है, सब पीछे। तुम दौड़ भी जाओगे तो कहाँ चले जाओगे? तुम्हारे बच्चों को ऐसी व्यवस्था में ही रहना है जहाँ तुम पीछे छोड़ के आए हो। जरूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा उद्धार हो गया है वहाँ जाकर। हम सबको सोचने की ज़रूरत है, अकेले नहीं, पूरे समाज को, पूरे नागरिकों को। और सोचते रहने पर हमारे पास समस्या का समाधान होगा, और समस्या के समाधान से ही देश विकसित होगा। ठीक है जी? जैसे हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने करा था, ये मूल्य हमारे काम आने वाले हैं, इस देश के काम आने वाले हैं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए गए जा रहे थे, उनका अंबेडकर जी ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। समानता की बात, सिर्फ सिर्फ समानता, सबकी इज्जत, सब बराबर, सब इज्जत, सबकी बराबर। ये ईश्वर के द्वारा भेजे गए दूत थे जिन्होंने समाज में ऐसा काम किया और हमारे लिए मिसाल पैदा हुए, और हमें भी इस तरीके से उनके मूल्यों पर ही काम करना है। देखो, दलितों के साथ शोषण होता था, होता है, और आज भी। सच तो यह है, सच आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पढ़े लिखे लोग भी ना, मतलब जो ज्ञाता हैं, वो भी मतलब बहुत, कभी कभी बहुत, जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो भी बात बोल दी जाती है मुंह पर। पीछे तो बोलते हैं सब, मुंह पर भी। आज भी दुख होता है कि देश कहाँ जा रहा है, और आज भी हम उस मानसिक बीमारी से निकल नहीं पा रहे हैं। निकलना होगा, विकसित भारत बनाना है तो निकलना होगा। जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। देखो, ये दो बच्चे अलग बैठे हैं, ये अलग बैठे हैं, ये टीचर हमें पढ़ा रही हैं, हमें यानी इन बच्चों को ही। कल्पना मैं इतनी करता हूँ कि मैं खुद ही सामने उपस्थिति दर्ज करता हूँ अपनी। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह, भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। समझने की जरूरत है आज भी हमें।
समानता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष, जैसे अम्बेडकर साहब ने करा था ऐसे ही बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। देखिए, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के लिए व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष शामिल, दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों, किसानों, दलितों, औरतों, जनजातीय लोग और किसान, ये चार ऐसे वर्ग हैं जो शोषित थे, जिनका शोषण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया इन चारों लोगों ने या चारों वर्गों ने, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों ने और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। अपने अपने स्तर पर जब भी शोषित होता है वो उसे ईश्वरीय शक्ति मिलती है और वो अपने आप ही संघर्ष में उतर जाता है। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने इम्पोर्टेंट, हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। संविधान लिखने वाले लोगों को भी पता था कि समाज में भेदभाव कैसे होता है, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा था। जैसे हमें पता है आज कि आज भी क्या चल रहा है, तो उसके लिए हमें अपने पूर्वजों, अपने नेताओं से सीखना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया हमें भी काम करना है मिलके। लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया, कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, समानता को एक अहम मूल्य के तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा गया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे संविधान विशेषज्ञों ने असमानता को छोड़ते हुए समानता अपनाई और समानता को एक मूल्य माना। मूल्य मतलब एक वैल्यू।